मेरा नाम मोना है। मेरे 4 बच्चे हैं, बड़ी दोनों बेटियां और एक बेटा बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई तो बहुत ही काली और बदसूरत थी। इससे पहले मेरी दोनों बेटियां थी वह बहुत ही गोरी चमकते रंग की थी। तीनों ही बच्चे बहुत ही अच्छे दिखने में थे। उन्हें देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उन्हें गोद में उठाने का मन मचल उठता था। लेकिन मेरी सबसे छोटी बेटी को देखकर तो मेरा दिल ही जल गया था। मेरा तो दिल उसे गोद में उठाने का या उसे बुलाने का भी नहीं चाह रहा था। उसकी परवरिश भी मैंने एक नौकरानी से की थी। एक बार जब मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी तब वह सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मेरे सारे बच्चे अपने अपने काम में लग गए थे। वह अकेली ही काफी देर तक रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही उठकर खड़ी हो गई और आंसू पोंछती हुई अंदर कमरे में चली गई। मैं यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि यह भी तो मेरी ही बच्ची है, इसे भी तो मैंने ही जन्म दिया है, मैं कुछ तो इसका ख्याल करूं। बल्कि मैं तो एक माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही कि जरा भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। समय गुजरता गया, मेरे सारे बच्चे जवान हो गए। मेरी दोनों बेटियां इतनी खूबसूरत थी कि कम उम्र में ही उनके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे और फिर एक एक करके दोनों की शादी भी हो गई, सिवाय मेरी बदसूरत बेटी के और मेरे एक बेटे के। मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घरों में राज कर रही थी। लेकिन अब मुझे अपनी छोटी बेटी नेहा की फिक्र सताने लगी थी, जो मुझे दिन रात अंदर ही अंदर चिंता दिमक की तरह खाए जा रही थी। कई बार मैंने उसके पापा से बात की, आप कोई कोशिश तो करे अपने जानने वालों में, अपने यार दोस्तों में कहीं इसका रिश्ता हो जाए। तो वह मेरी तरफ दया भरी नजरों से देखते और कहते बस तुम प्रार्थना करो। मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल लोगों की पसंद बहुत हाईफाई हो गई है। उन्हें बस गोरी चिट्टी लड़की ही चाहिए होती है। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अगर तुम करना चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगी। लेकिन लड़का जो है वो अपाहिज है, लेकिन उसका बाप अच्छा खासा पैसा कमाता है। लड़के को पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं कल ही उन लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ। भला क्यों इनकार करती मैं। उससे रिश्ता करवाने के लिए हाँ कह दिया। मैंने कहा बुला लो। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी साथ ही आया था। बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। बस एक कमी थी कि एक टांग से अपंग था। हमें तो लड़का बहुत ही ज्यादा पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि कहीं यह भी और रिश्तों की तरह इस रिश्ते को इनकार ना कर दे और इनकार करके चले ना जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी उन लोगों के सामने आई तो वह गुस्से से एकदम उठकर खड़े हो गए। लड़का अपनी बैसाखियों के सहारे उठकर खड़ा हो गया और बोला, क्या मेरे लिए आप लोगों के पास यही बदसूरत लड़की रह गई थी। हम सब बड़े परेशान हो गए। अगर एक अपंग इंसान भी इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो बाकी क्या करेंगे। इन्हीं सोच से मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया था और मैं बीपी की मरीज बन गई थी। मेरे पति तो कहते कि अगर शादी नहीं भी होगी तो क्या समस्या है, कुछ लड़कियां तो खुद ही शादी नहीं करती है, तो क्या इनका कोई फ्यूचर नहीं होता है। अपने पति को बस देखती रहती मैं। मेरे पति जब अखबार पढ़ने में इतना बिजी हो जाते थे कि मैं उनसे दोबारा बात नहीं करती थी। तभी मेरी बदसूरत बेटी नेहा, जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती थी, वो मेरे पास आई और कहने लगी, मम्मी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने तो 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी, लेकिन इसने तो बीए भी कर लिया था। लेकिन अब फिर से अपने बाप के सामने खड़ी थी, मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दी दीजिएगा। लेकिन मैंने पूरी तरीके से मना कर दिया था, तो वह मायूसी से सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ आजकल मेरे बेटे रोहन पर अमेरिका जाने का भूत चढ़ा हुआ था। वह किसी भी तरह बस अमेरिका जाना चाहता था। एक दिन अपने पापा से कहने लगा कि मुझे अमेरिका हर हाल में जाना है, यहाँ कुछ भी नहीं है। रोहन अपनी दादी का बेहद लाडला था, इसलिए दादी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एकदम ही अनुमति दे दी। तब मैंने खूब हल्ला गुल्ला मचाया था, लेकिन मेरे शोर मचाने से क्या होता है। उसने जल्दी से सारी तैयारियां कर ली और फिर मेरा प्यारा बेटा रोहन 1 हफ्ते के अंदर ही अमेरिका चला गया। मैं उसकी जुदाई में बहुत ही बीमार रहने लगी थी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। तब नेहा ने मेरी बहुत ज्यादा सेवा की थी, लेकिन मैंने उसे अपने मुंह नहीं लगाया था। कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ सही हो गई। रिश्ते करने वाली एक बार फिर मेरे पीछे पड़ गई, क्योंकि अब रोहन जब से अमेरिका गया था हमारे घर में दौलत की रेलपेल हो गई थी। उसे रिश्ते वाली के सामने मैं हाथ जोड़कर कहने लगी कि नेहा की शादी कहीं भी करवा दो, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। वो मुझे तसल्ली देते हुए चली गई। कुछ ही देर बाद मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने उनसे कहा कि अम्मा आप ही कोई तरकीब बताए जिससे कि मैं नेहा से जान छुड़ा सकूं। मेरी सास ने एकदम मुझसे कहा कि बहू इतनी नफरत ठीक नहीं होती है। अपनी सास की आंखों में बहुत ही उदासी देखी। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप एकदम से इतनी ज्यादा उदास क्यों हो जाती है। लेकिन वह मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गई। बस इतना कह के मुझे ऐसा लगा कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। मेरा दिल बड़े ही जोर जोर से धड़क उठा था। भला ऐसा भी क्या बुरा होने वाला है। मेरे कई बार पूछने पर भी वह कुछ भी नहीं बताती, बस खामोशी का चोला पहने कई दिन तक तो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मैं अक्सर एक बात नोटिस करती थी कि मेरी सास जब भी कमरे में जाती तो वह एक संदूक खोलकर बैठ जाती और फिर दरवाजे को कुंडी लगाकर वहां पर बैठ जाती। आसपास देखती और उस संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें से एक बड़ा सा पैकेट निकालकर और फिर उसको चूमना शुरू कर देती। मैंने कई बार देखने की कोशिश भी की और अपने पति से भी पूछा तो वह भी कुछ और ही बात शुरू कर देते। मेरी 2 बड़ी नंदे थी कि दूसरे शहर में रहती थी। वो काफी दिनों में एक बार चक्कर लगाया करती थी। इस बार जब मेरी सास की हालत खराब थी तो उन्हें मैंने अपने पति को कहकर अपने नंदों को अपने घर बुलवा लिया था। जिस बार दोनों ननंद घर आई, मेरे पति की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर वह हमें रोता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह सब कुछ इस कदर हुआ कि हम काफी दंग रह गए।
और मैं सदमे में चली गई और मैं सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने आज तक उसे सुख देने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे उनकी इस बात की कुछ भी खबर नहीं लगी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वह किसे सुख देने की बात कर रहे थे। मेरी दोनों ननंद हर वक्त अम्मा जी के पास बैठी रहती थी। मेरी सास की तबीयत खराब हुई तो मेरी दोनों नंदों ने अम्मा को एक ही बात कही, आपने एक बार फिर से अतीत को गले लगा लिया है, इसलिए तो आपकी तबीयत खराब रहने लगी है। मेरी सास ने अपनी बेटी की मौत को कुछ ज्यादा ही असर अपने गले के लगा लिया था, लेकिन उनका वह संदूक उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा पूंजी था। मैंने कभी कभी सोचा भी और मैं सोच सोचकर परेशान भी हो जाती कि आखिर ऐसा क्या राज है जो मुझे नहीं पता है। मेरे पति किसको सुख देने की बात कर रहे थे और मेरी सास का अतीत क्या है, अतीत में ऐसा क्या हुआ था। मैं सोचती रहती, इस बात को लेकर मुझे कोई भी कुछ नहीं बताता था। मेरे पति को मरे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन मेरी ननंद अभी भी मेरे घर पर ही मौजूद थी और मैं सोच रही थी कि अभी नंदों की मौजूदगी में ही नेहा के फर्ज से आजाद हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैंने यह बात की हुई थी उसने आज शाम को आने के लिए कहा था। जैसे कि वह घर में आई तो कहने लगी, दीदी ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि आप भी दंग रह जाएंगे। मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, सब कुछ मेरी बड़ी नंदन ने ही तय किया था। कहने लगी कि वह लोग कल आएंगे और आपको फिर बताएंगे। और फिर मैंने कुछ अच्छे खाना बना लिया था और अच्छे अच्छे खाने का इंतजाम कर लिया था। लड़का बहुत ही हैंडसम और दौलतमंद था। मैंने रिश्ता करवाने का बहुत ज्यादा सोचा और रिश्ता करवाने वाली से कहा कि तुम किसका रिश्ता लेकर आई हो, तो वह कहने लगी कि दीदी न जाने लोग क्यों इतनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें आज ही इस जगह पर लेकर जाओ। लड़की की मां नहीं आई है क्योंकि वह बीमार रहती है। एक लड़का आया है और उसके साथ उसकी बुआ आई थी। जैसे ही मेरी बदसूरत बेटी नेहा उसके सामने गई तो लड़की ने उठकर उसका स्वागत किया और उसे एक ही नजर में पसंद कर लिया। मैं तो एकदम हैरानी रह गई। खैर हम लोग भी उनके घर गए। मेरी बेटी की होने वाली सास मेरे सामने आई कुछ ही देर के लिए और वह भी पूरी तरीके से छुपाकर। कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैंने खुद को छुपा रखा है, कहीं मेरी बीमारी किसी और को ना हो जाए। हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे कि आखिर इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। लड़के वाले बहुत ही अच्छे थे और लड़की वालों की जिद थी कि जल्द से जल्द शादी हो जाए और 1 महीने के अंदर ही मैंने उसकी शादी कर दी। मेरी काली कलोटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता भगवान की कृपा से ही मिला था। हमने इस रिश्ते की जल्दी की और इसकी शादी जल्दी हो गई और फिर शादी करने के बाद हमने कभी भी उस घर की तरफ पलट कर नहीं देखा। मैंने अपनी काली कलोटी बेटी को कभी भी पलट के देखने की कोशिश नहीं की। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की इच्छा होती है कि वह जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करे और पोते को अपनी गोद में खिलाए। लेकिन मेरा बेटा तो घर आने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने जब रोहन को जज्बाती ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वह आगे से कहने लगा कि अगर किसी ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया तो फिर वह हमेशा हमेशा के लिए सबकी जिंदगियों से चला जाएगा। आखिरकार मुझे हथियार डालने ही पड़े। अब मेरे घर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी सास अपने कमरे में ही रहती थी और मैं पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। अभी उसकी फ्लाइट में कुछ ही समय था कि वो मुझसे कहने लगी कि मैं सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है, सेम टू सेम रोहन जैसा था। पहले तो मैं यही समझी कि कोई और होगा, लेकिन जब मेरे बच्चे मामा मामा कहकर पुकारने लगे तो फिर मैंने ध्यान दिया वो सच में रोहन ही था। लेकिन यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि रोहन तो अमेरिका में है। जैसे मैंने यह बात सुनी तो मैं उलझन में रह गई और फौरन अपने सास को बताया। वो कहने लगी कि उसका वहम होगा। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने खुद रोहन को एक लड़की के साथ देखा है और सबसे बढ़कर उस लड़की ने छोटे बच्चे को भी उठाया हुआ था। यह सब कुछ सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा, अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अपना भाई ही नजर आ रहा है। उसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ वो लोग निकल गए। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच गए। एक होटल में कमरा बुक कराया था। मेरे दामाद ने रोहन को फोन किया तो उसने बताया कि मैं ऑफिस में हूँ, कुछ ही देर में वापस आकर आपसे मिलता हूँ। अब मेरी बेटी को कुछ थोड़ा बहुत सुकून मिला था। उसका भाई यही अमेरिका में है। लेकिन शाम को मेरी बेटी का फिर से फोन आया। वो कहने लगी कि जब रोहन हमें मिला था तो मैंने उसे बड़े गौर से देखा, तब मैं एकदम से उछल पड़ी। उसने वही सूट पहन रखा था जो इंडिया में पहना हुआ था। मैंने उसे समझाया कि तुम एंजॉय करने गई हो, तुम वही एंजॉय करो, ज्यादा इधर उधर अपना दिमाग मत लगाओ। मेरा बेटा अगर अमेरिका में है तो वह तुम्हें इंडिया में कैसे दिखाई देगा। वह बेचारी मेरी यह बातें सुनकर हैरान तो बहुत हो गई थी, लेकिन जब मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि सच में कुछ तो गड़बड़ है जरूर। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दी और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी कर नहीं सकता। और फिर यह कैसे मुमकिन है कि अभी वह इंडिया में था और फिर इतने जल्दी अमेरिका में कैसे पहुंच गया। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी का फिर से कॉल आया। कहने लगी कि मम्मी, मैंने आज ही रोहन को एक लड़की के साथ देखा था। वह दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन मम्मी उनके साथ जो लड़की थी वह बहुत ही बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुश थे कि जैसे उनकी पति पत्नी हो। अरे तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। अमेरिका का माहौल बहुत ही खुला है, वहाँ पर लड़का लड़की का मेल मिलाप कोई बुरी बात नहीं समझी जाती है। अब तुम भी ऐसी सोच अपने दिमाग से निकाल दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का उस पर बहुत ही ज्यादा असर हो गया था। काफी दिनों तक उसने मुझे कोई कॉल नहीं की थी। मैं इधर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी थी, लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करती थी कि रोहन शादी के नाम से इतना चिढ़ता क्यों था। कहीं कोई उसने सच में लड़की पसंद तो नहीं की है। एक दिन यही बात करने के लिए मैं अपनी सास के कमरे में गई। जैसे मैं कमरे में दाखिल होने लगी, मेरे कदम वहीं पर थम गए थे। मेरी सास किसी से फोन पे बातें कर रही थी।
तुम वापस आ जाओ, बस एक बार मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। 45 साल गुजर गए हैं तुम्हारी सूरत को देखे हुए, सिर्फ एक बार मुझसे आकर मिल जाओ, बस एक बार। और मेरी सास की आंखों से लगातार आंसू बहते ही जा रहे थे। वो बार बार रुमाल से अपनी आंखें साफ कर रही थी। यह सब कुछ देखकर मैं हैरान रह गई कि आखिर वह किसे बुला रही थी। मुझसे अब और ज्यादा सहन नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। जैसे उन्होंने मुझे देखा तो फोन को एक साइड में रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी आप क्यों रो रही हो? मैंने उनसे पूछा। मैंने अचानक ही ऐसे पूछते ही वो कहने लगी, बस रोहन की याद आ रही है, कब से गया हुआ है और उसने पलट कर भी नहीं देखा है। उसे परिवार है कि नहीं, उसकी दादी किस कदर उदास रहती है, उसके बिना अम्मा जी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मैंने अम्मा जी से कहा, मैं भी तो यही बात करने के लिए आई हूँ, आप ही रोहन को वापस बुला लीजिए और उसे समझाए, अब उसकी शादी करना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी, हाँ मैं मनाऊंगी, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। उसी शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे मैंने दरवाजा खोला, एक पागल सा लड़का खड़ा हुआ था और मुझे देखकर बोला, तुम तो मजे की जिंदगी बसर कर रही हो और बहुत ही खुश लग रही हो। अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ शादी कर दी है, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है? अरे जाकर अपनी बेटी की खबर लो कि वह किस हालात में है और वह किस हालात से गुजर रही है। अगर तूने अभी उसकी खबर ना ली तो भगवान तेरे ऊपर कहर बरसाएगा। तू सारी जिंदगी माफी मांगती रहेगी मगर तुझे माफी नहीं मिलेगी। मैं यह सब सुनकर हैरान हो गई कि पागल लड़का मेरी बेटी के ससुराल वालों को कैसे जानता है। मैंने उसे जवाब देने के लिए अभी कुछ सोचा ही था कि वह एकदम से चला गया। मैं सोच के भंवर में फंस चुकी थी। पता नहीं नेहा किस हाल में होगी। मैंने भी तो उसकी शादी करने की बड़ी जल्दी की थी। मैं फौरन अपनी सास के कमरे में जाने लगी, लेकिन दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दूसरी तरफ से खिड़की में से अंदर झांक रही थी और यह देखकर हैरान रह गई। मेरी सास संदूक निकालकर बैठी हुई थी और उनमें से कुछ कपड़े निकालकर बार बार अपनी आंखों को लगा रही थी। उन कपड़ों के साथ एक तस्वीर भी थी जिसे वो बार बार चूम रही थी और उस तस्वीर से बार बार माफी मांग रही थी। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यह मेरी सास किसको याद करके इतना ज्यादा रो रही है? मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और पूरी रात सोते जागते आंखों में गुजार दी। एक तरफ मेरी सास और दूसरी तरफ सारी जिंदगी बेटी पर किए जाने वाले जुल्म सितम की वजह से भगवान का डर मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। मुझे अच्छे से पूरी रात नींद भी नहीं आई थी। आज यह सारी बातें बड़ी ही बेचैनी से मुझे सता रही थी। मैंने सुबह होते ही सोच लिया था कि आज नेहा की तरफ जरूर जाऊंगी। मैंने अम्मा को कहा कि आप भी मेरे साथ चले। अचानक मेरी दोनों बड़ी बेटियां घर में दाखिल हुई। मेरी अमेरिका वाली बेटी भी वापस आ चुकी थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्यों आई है, क्योंकि घर में तो कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं था। वो दोनों मेरे पास आई। बड़ी बेटी जो अमेरिका गई हुई थी, उसका चेहरा पूरी तरीके से मुरझाया हुआ था। पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थी और फिर कुछ देर बाद कहने लगी कि अम्मा, रोहन ने अमेरिका में शादी कर ली है। उसने हम सबसे यह बात छुपाई है। मैं हैरानी से उसका चेहरा तक रही थी। बहुत देर बाद बोली कि बेटा, तुम अपने भाई पर यह इल्जाम क्यों लगा रही हो? अभी कल ही रात को तो मेरी उससे बात हुई है और वह कह रहा है कि जल्दी ही इंडिया हमेशा हमेशा के लिए वापस आ रहा हूँ। मेरी बेटी मेरे मुंह की तरफ देख रही और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, मम्मी आप माने या ना माने, लेकिन मैं यह कह रही हूँ कि उसने शादी कर रखी है। मैंने अपनी बेटी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि आज तो मुझे नेहा के घर जाना है, बहुत जरूरी काम है, तुमसे वापस आकर बात करती हूँ। मैं और मेरी सास गाड़ी में बैठे। अम्मा हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, बल्कि पूरे रास्ते में ही वो खामोश रही। लगभग 1 घंटे के बाद सफर के बाद हम लोग घर के सामने पहुंच चुके थे। अम्मा जी पहली बार पोती के ससुराल में आई हुई थी। ऐसी शानो शौकत और इतना बड़ा बंगला हमारे पूरे खानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को नौकर ने बताया कि घर में इस समय सिर्फ छोटी मालकिन है, बाकी लोग कुछ देर के बाद आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतजार कर लेते हैं। जैसे हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा अंदर की चमक दमक में ही खो गई थी। हमारी बदसूरत सी बेटी के ऐसे नसीब भी हो सकते हैं, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे कि अचानक अम्मा की नजर दाएं तरफ वाली दीवार पर लगी एक औरत की फोटो पर जाकर रुक गई थी। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे का रंग बदलने लगा था। कहने लगी कि जल्दी से घर चलो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तभी अंदरूनी कमरे से एक औरत बाहर निकल कर आई। वह पूरी तरह चादर में ढकी हुई थी। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। अम्मा जैसे तैसे खुद को संभाल कर बैठी हुई थी। उस औरत ने अपनी बहू को आवाज दी तो मेरी बेटी किसी रानी की तरह कमरे में दाखिल हुई। उसका रहन सहन देखकर हम तो दंगी रह गए थे। ये तो कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो वही बदसूरत मेरी बेटी है जिससे मैं इतनी नफरत करती थी। आप तो उसके चेहरे पर एक अनोखी ही चमक और खूबसूरती आई हुई थी। अम्मा जी जल्दी जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन चादर में छुपी हुई औरत बोली कि अम्मा जी इतनी जल्दी भी क्या है, आप बैठो, कुछ देर में सारे लोग आ जाएंगे, सबसे मिलकर ही जाना। फिर औरत कहने लगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी है। ये बहुत ही अच्छी है, इसने तो हमारे पूरे घर को 4 चांद लगा दिए हैं। उस औरत की बातें सुनकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। क्या मैं सच में नेहा की माँ हूँ? मैंने नेहा से कभी भी मोहब्बत नहीं की थी, उससे हमेशा नफरत ही की थी। कभी भी मैंने उसे प्यार से गले नहीं लगाया था। और फिर हम लोग बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी दरवाजे से एक लड़की दाखिल हुई। लड़की के गोद में एक बच्चा भी था जो इस कदर काला और बदसूरत था कि लेकिन उसको देखते ही नकाबपोश औरत उसे गोद में लेते हुए उस पर सदके वारी वारी जा रही थी। मैंने तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था कि भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करना चाहेगा, और यह औरत मेरी तरफ ही देखी जा रही थी। फिर वो एकदम से उठी और उस बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं तो जैसे उछली पड़ी जैसे कि मेरे गोद में कोई सांप डाल दिया हो। अरे क्या हुआ? उस औरत ने कहा।
अपने खून से कौन भागता है। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी कि मेरी बेटी के शादी को बस 3 ही महीने हुए थे और मैं नानी कैसे बन गई। लेकिन मेरी बेटी की सास कहने लगी कि नानी बनने के लिए तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप दादी बन चुकी है। उस औरत की बात सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही हो? आपका खून है, मतलब आपका पोता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन मेरे पीछे खड़ा था और जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। आगे बढ़कर मैं उसे पूछना चाहती थी, तुम्हें यही मुंह काला करना था? जैसे मैं आगे बढ़ी, उस औरत ने अपने चेहरे पर पड़ी चादर हटा दी। मेरी सास उसे देखकर एकदम से सदके में आ गई। मेरी सास तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने मेरे सास से पूछा कि यह सब कुछ क्या है? अम्मा जी, यह सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ तो बताइए। मेरी सास ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर तो मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो जाने अनजाने में अपनी सास की ही निशाने पर चल रही थी, बल्कि मैं तो उनसे भी ज्यादा गैर गुजरी थी। मैंने तो खुद की अपनी बच्ची को ही अपनी नफरत का निशाना बनाया हुआ था। मेरी सास ने बताया कि उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। तीनों ही बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। उनके घर में काम करने वाला एक नौकर था, जिसकी पत्नी बच्चे की पैदाइश पर मर गई थी और उसने अपनी छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर पाला था। लेकिन वह बच्ची बहुत ही काली और बदसूरत सी थी। लेकिन फिर भी मेरी सास का नौकर रामू अपनी बच्ची को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। एक दिन रामू ज्यादा ही बीमार पड़ गया। उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। तब उसने अपनी 7 साल की मासूम बच्ची निशा को मेरी ससुर के हवाले करते हुए कहा कि मेरी बच्ची का इस दुनिया में कोई भी नहीं है आपके सिवा। मेरे बाद इस बच्ची का ख्याल रखना, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। और मेरे ससुर ने अपने नौकर की बच्ची निशा को गले से लगा लिया था और रामू को विश्वास दिलाया था कि मैं निशा को अपनी बच्ची की तरह ही पालूंगा। लेकिन मेरी सास को निशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही काली और बदसूरत थी। जब मेरी सास के बच्चों के साथ निशा खेलती तो वो अलग से ही दिखाई देती थी। ज्यादातर लोग निशा को मेरी सास की ही कहते थे और मेरी सास की ही बच्ची समझते थे। और मेरी सास को बहुत ही हैरानी होती थी। पूछते, क्या भी आपकी बच्ची है? मेरी सास को मजबूरन निशा को अपनी ही बच्ची बताना पड़ता था, क्योंकि मेरी सास को ससुर ने सख्ती से कह रखा था कि निशा आज से हमारी ही बच्ची है। लेकिन मेरी सास किसी भी तरह निशा को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। और फिर उन्होंने एक दिन एक भिखारी को उसे गोद दे दिया। निशा को उसके गोद में डालते हुए कहा कि तुम ये ढेर सारे पैसे भी लेकर जाओ और उसे अपने साथ लेकर जाओ। उसकी परवरिश करना और लौटकर उसे कभी भी मेरे घर मत लेकर आना। और जब मेरे ससुर को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ज्यादा सदमा लग गया था। उन्होंने मरते हुए रामू से वादा किया था कि वह इस बच्ची का ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरी सास ने तो उनका यह मान तोड़ दिया था। मेरे ससुर गुस्से से वह घर छोड़कर चले गए थे और आज तक लौटकर नहीं आए थे। मेरी सास ने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उनकी शादियां भी की थी। लेकिन मेरी सास को बाद में बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत काम किया था। उन्होंने अपने पति को खो दिया था। अब वो रोज रो रो कर अपने पति से माफी मांगती है और उनके लौट आने की दुआ करती है। और आज जब मेरी सास ने नेहा की सास को देखा तो इसलिए वह दंग रह गई थी कि नेहा की सास ही निशा थी। निशा के चेहरे पर लगा वह बदसूरत दाग मेरी सास ने पहचान लिया था। मेरी सास ने जब यह कहानी सुनाई तो हम सब अपनी जगह पर हैरत से मुंह खोले हुए सास की तरफ देख रहे थे और सास की कहानी सुन रहे थे। नेहा की सास आगे बढ़ी और वो मेरे सास से बोली, माँ जी, आपने मुझे जिस भिखारी को दिया था उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी चमकाई कि आपके दिए हुए पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और वह बाद में बहुत ही ज्यादा फला फूला। मेरी शादी हुई और फिर मेरे 2 बच्चे भी हो गए। मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन बेटी सांवली रंग की थी। लेकिन फिर भी मुझे मेरी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी थी। बच्चे चाहे काले हो या गोरे, अपने माँ बाप की जान होते हैं। मेरी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसमें आपका पोता भी रोहन पढ़ता था और वह मेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा। उन दोनों की शादी को काफी समय हो चुका है और उनका एक बेटा भी है। और जब रोहन ने मुझे बताया कि उसकी एक बहन है और उसके रंग रूप की वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है, मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने रोहन से उसकी बहन की फोटो मांगी। उसने पूरी फैमिली की फोटो दिखाई थी। उसमें मैंने सब लोगों को देखा तो रोहन की दादी को मैंने पहचान लिया था। मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं अपने बेटे रोहन की बहन की शादी करवाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को अतीत फिर से दोहराया दिया जाए और पता नहीं नेहा को पीछा छुड़ाने के लिए किसके पल्ले बांध दिया जाए। आज मैं नेहा को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखती हूँ। मेरा बेटा भी नेहा से बहुत मोहब्बत करता है। मेरी सास तो नेहा की सास के कदमों में गिर गई थी। कहने लगी, निशा, मुझे माफ कर दो। एक तुम ही हो जो मेरे पति को वापस बुला सकती हो। आज 45 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक माफ नहीं किया है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम्हारे कहने से वह वापस आ जाएंगे। और फिर नेहा की सास मेरे सास को माफ करने लगी और उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया। उसी समय नेहा ने फोन करके ससुर से कहा कि वह सबको माफ कर दे और घर वापस आ जाए। मेरे ससुर ने भी मेरी सास को माफ कर दिया था और उन्होंने आने का वादा भी कर लिया था। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैंने अपनी बच्ची का बचपन कितनी बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब मैं यह गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैंने अपने पोते को सीने से लगा लिया। भले ही उसका रंग सांवला था, वो बदसूरत था, लेकिन मेरा खून था, मेरा पोता था। मैं रोहन को और अपने बहू को अपने घर लेकर आई थी। हमारी फैमिली में अब खुशियां ही खुशियां थी। नेहा अपने परिवार में खुश थी और मेरा बेटा रोहन अपनी पत्नी के साथ खुश था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, जिसे देखकर मेरा दिल गदगद हो जाता है। लेकिन आज भी जब उस पागल के बारे में याद करती हूँ जिसने मुझे एहसास दिलाया था कि जाकर अपनी बेटी की खैर खबर लो, आज भी मेरा दिल कांप जाता है। हो ना हो वो भगवान का ही द्वारा भेजा एक दूत था जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया था
और मेरी सास को भी माफी मांगने का मौका दिलाया था। तभी तो भगवान ने यह लीला रचाई थी और पागल के भेष में अपना एक दूत मेरे दरवाजे पर भेज दिया था। भगवान तेरी लीला अपरंपार है, जिसने मेरे पूरे परिवार को खुशियां दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।